दोस्तों आज के इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अपना हिंदी 100 मार्क्स के गद्य खंड का चौथा जो चैप्टर है अर्धनारीश्वर, जो कि दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर के सारांश आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देके देख लीजिएगा, आपको ये चैप्टर से कोई डाउट कहीं से नहीं रहने वाली है, ये बात की गारंटी मेरे तरफ से। अब बस आपको ये गारंटी देनी होगी कि आपको अपना इस लाइव से 20 मिनट का समय निकाल के आपको यहां पे ऑलमोस्ट देना होगा, और इसमें आपका ये जो अर्धनारीश्वर चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सारे प्रश्नों का आप जवाब बेहतरीन ढंग से अच्छे तरीके से आप दे पाएंगे। इसके लिए बस आप इस वीडियो को अच्छे से देखें शुरू से अंत तक, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ रेगुलरली ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इवन अभी आप कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको रेगुलर ऐसे वीडियोस वगैरह मिलते रहे। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना पढ़ाई। ठीक है, अर्धनारीश्वर पाठ है अपना अर्धनारीश्वर, ये चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है अर्धनारीश्वर। और इसमें क्या है, इसके अपना लेखक के बारे में जानना होगा। सबसे पहले सारांश देखिए, समरी देखिए। उससे पहले अपने को लेखक के बारे में तो जानना होगा ना कि आखिर इसको लिखे कौन है, उनका जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ। इस सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इसके लेखक कौन है। तो अपने यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी, देखिए कितना प्रेम भाव है इनके प्रति। एक तरीके से के मतलब ये एक बहुत बड़े कवि हैं, और जिनके प्रति श्रद्धा आपके मन में, हमारे मन में, सभी लोगों के मन में एक है ही। और रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है, तो ये राष्ट्र के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो यही लिखे हैं अर्धनारीश्वर पाठ के। और खुशी की बात तो ये है कि ये अपने बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है, देखिए इनका जन्म कब होता है, 23 सितंबर 1908 को, और निधन होता है 24 अप्रैल 1974 को। ठीक है, 24 अप्रैल 1974 में। पिछले जो चैप्टर में अपना बात किए थे, जयप्रकाश नारायण जी जो है संपूर्ण क्रांति चैप्टर को लिखे थे, उसमें भी दिनकर जी के बारे में बोले थे। दिनकर जी इतना ज्यादा था ना, विलिंगस्टन नर्सिंग होम में इनका जो है निधन वगैरह हुआ था, उस सब के बारे में चैप्टर 3 में पढ़े थे। वही चीज अब देखिए इनके बारे में डिटेल वे में आपको पढ़ना पड़ रहा है। रामधारी सिंह दिनकर जी अर्धनारीश्वर पाठ को लिखे हैं। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ है, और निधन जो इनका हुआ है 24 अप्रैल 1974 को। ठीक है, और इनका जन्म स्थान कौन सा है, तो देखिए सिमरिया है। ठीक है, कहाँ पे, सिमरिया। और सिमरिया कहाँ पे है, बेगूसराय में पड़ता है। बेगूसराय कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, तो बहुत सारे आप लोग में से बहुत से स्टूडेंट भी होंगे बेगूसराय से। हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि रामधारी सिंह दिनकर जैसे राष्ट्र कवि हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं, और बिहार के बेगूसराय से। तो कौन कौन लोग हैं एक्चुअली में बेगूसराय से, बताइएगा तो जरूर। और बाकी अपना यहाँ पे देखिए इनके बारे में ये थोड़ा सा शॉर्ट में एक जानकारी ले लिए। साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि इनके माता का नाम जो है ना मनरूप देवी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार ये पूछा जाता है। और पिता का नाम रवि सिंह है। ठीक है, पिता का नाम रवि सिंह है, ये स्टार मार्क्स है, ये आप जरूर याद रखिएगा। इनके पिता का नाम रवि सिंह है। ओके, अब चलिए अपना स्पेशल समरी सारांश स्टार्ट अब होती है। ठीक है, अब से आपका पूरा ध्यान इधर केंद्रित होना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए अपन पहला यहाँ पे पंक्ति से स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला हमारे पास पहला पंक्ति में क्या बोला जा रहा है, इसमें है प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर की रचना राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने की है। मतलब ये अपना जो है ना, सबसे पहले हमें ये क्या क्लियर होती है कि अर्धनारीश्वर क्या है, एक निबंध है जो कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने इसकी रचना की है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अर्धनारीश्वर भारत की मिथ की एक प्रतीक है। ठीक है, मिथ की एक प्रतीक का मतलब क्या होता है कि एक मिथ है, एक कल्पित रूप है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अर्धनारीश्वर भारत की मिथ की एक प्रतीक है, जिसमें दिनकर जी ने अपना कल्पित भाव व्यक्त किया है। उनके अंदर क्या कल्पना चल रही है, क्या उनके अंदर भाव है, इसको उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से व्यक्त किया है। मूलतः अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती का कल्पित रूप होता है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग जो है नारी का होता है। क्या होता है, मूलतः अर्धनारीश्वर जो है भगवान शंकर और पार्वती का कल्पित रूप होता है, जिसमें आधा अंग पुरुष का और आधा अंग जो है नारी का होता है। तो यहाँ पे इसकी कल्पना रामधारी सिंह दिनकर जी ने किया है। आगे यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ पे है अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। ठीक है, स्त्री और पुरुष में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, तथा एक का गुण ना दूसरे के लिए दोष नहीं हो सकता। मतलब अगर हम पुरुष हैं, अगर हम में थोड़ी सी नारी का गुण आता है जो वो करती है,
खाना बनाती है या फिर मतलब घर को सही से रख पाती है, अगर वो गुण अगर हमारे में आता है तो मेरा ये दोष नहीं है। या फिर हमारा गुण अगर मान लेते हैं कोई स्त्री में जाती है, ठीक है, तो ये नहीं है कि उसके स्त्रैण में थोड़ी सी कमी आ गई या फिर क्या है तो मतलब वो अब स्त्री नहीं रही, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक का गुण अगर दूसरे में आता है ना, तो इससे उसकी क्या होता है, मतलब उसके दूसरे में जाना दोष नहीं है, ठीक है। नर का अगर जो है गुण नारी में जाता है या फिर नारी का गुण नर में आता है, तो ये कोई दोष नहीं है, ठीक है, दोष नहीं हो सकता। अर्थात पुरुषों में नारियों का गुण आ जाए तो इससे उसकी मर्यादा कम नहीं होगी, बल्कि उसको गुणों में अभिवृद्धि होगी, मतलब उसके गुण और बढ़ेगी ही। लेकिन कृषि के विकास के बाद क्या हुआ ना कि पहले तो लोग ऐसे ही जाया करते थे, मतलब कहीं पर भी जाते थे। पहले लोग कहाँ, पहले बहुत पहले के सोचो, पहले लोग कैसे रहते थे। पहले लोग सिंपल सी बात है, एक जगह रहते थे, वहाँ पे अपना आसपास खाना वगैरह सब लोग इकट्ठा करते थे, लकड़ी करते थे, उधर से कुछ मछली पकड़ के लाए, उधर से कुछ वो जानवर या उधर से वो फूल तोड़ के लाए या फल तोड़ के लाए, तो वो सब आपस में बैठ के आपस में सब लोग जाते थे घर से और सब लोग आपस में बैठ के खाते थे। फिर एक जगह से दूसरी जगह प्लान करके दूसरी जगह जाते थे, वहाँ पे खाते थे। पहले जब सभ्यता नहीं थी तब की बात कर रहे हैं, तो उस समय ऐसा हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ, जब कृषि के बारे में लोग जान गए और तब से क्या हुआ ना कि तब जब कृषि का आरंभ हुआ तो उसके बाद नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। नारी उस समय से पराधीनता की ओर चली गई। और ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जिंदगी दो भागों में बट गई। नारी घर के अंदर और पुरुष घर के बाहर रहने लगे। नारी घर में रहने लगी, वो खाना पीना, घर को संभालना, ये सब देखने लगी। और पुरुष जो है कृषि वगैरह जो बाहर का चीज था उसको संभालने लगा। इससे क्या हुआ ना कि जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। वही चीज यहाँ पे है, जिंदगी दो भागों में बट गई। दोनों अपने कर्तव्यों से विचलित हो गए। दोनों का जो कर्तव्य था एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे का साथ देना, वो हट गया। अपने कर्तव्य से जो है ना, मतलब वो दोनों विचलित हो गए। नर कर्कश और कठोर हो गया। नर जो है कर्कश और कठोर हो गया। युद्धों में रक्त बहाते समय उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बह रहा है उसका क्या होगा। और नारी को भी उन और जो है, और ना ही उन सिंदूर वालियों को ही फिक्र है। तो यहाँ पे ये बताए हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कि जब नर जो है ना, क्या हुआ, जब वो बाहर का काम देखने लगा, कृषि वगैरह देखने लगा, तो नर जो है कर्कश और कठोर हो गया। वो बहुत ही मजबूत, बलशाली और कठोर हो गया। वही यहाँ पे क्या होता है कि नर जो है एकदम युद्ध वगैरह में जाता था, तो उसको ये ख्याल नहीं रहता था कि उसके बाद उसके रक्त जो बहता है वो उसके पीछे जो है ना किसका सिंदूर मतलब बहने वाला है। तो ये बात का उसे ख्याल नहीं रहा, और ना ही उस सिंदूर वालियों को ही फिक्र रहा कि मतलब क्या होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है, कुछ अशुभ हो सकता है, वो फिक्र ही नहीं रहा। तो वो भी चीज यहाँ पे बोले हैं। दिनकर जी कहते हैं कि अगर कौरवों की सभा में संधि वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर सॉरी, देखिए आपको पता होगा कि यहाँ पे जो महाभारत का युद्ध था उसमें संधि वार्ता जो हुआ था कृष्ण और दुर्योधन के बीच हुआ था। वही यहाँ पे ये बोलते हैं कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती। कुंती और गांधारी के बीच अगर हुई होती तो शायद आज महाभारत का युद्ध नहीं होता। ये बोलते हैं कि जो यहाँ पे सभा थी, मतलब संधि वार्ता जो यहाँ पे हुआ था, किसके बीच? कृष्ण और दुर्योधन के बीच हुआ था ना। ये बोलते हैं कृष्ण और दुर्योधन के बीच संधि वार्ता ना होके कुंती और गांधारी के बीच अगर हुआ होता तो शायद आज महाभारत की युद्ध नहीं होती। आगे यहाँ पे कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस निबंध में स्त्रियों के सम्मान को बढ़ाने पर बल दिया है। उन्होंने गांधी जी और मार्क्स के विचारों को की वकालत की है, जिन्होंने नारी जाति के सम्मान की बात कही है। उन्होंने गांधी जी की पोती द्वारा लिखित पुस्तक बापू मेरी माँ की भी चर्चा की है, जिसमें पुरुषों में उपस्थित नारियों के गुण जैसे दया, क्षमा इत्यादि को बतलाया गया है। अंततः हम कह सकते हैं कि यह जो है दिनकर जी की एक बेहतरीन रचना है। अंततः हम कह सकते हैं कि यह दिनकर जी की एक बेहतरीन रचना है। देखिए इसमें जो है ना, दिनकर जी नारी का सम्मान बढ़ाने का यहाँ पे काम किए इस रचना के माध्यम से। और उसके बाद जैसे मतलब बहुत सारे लोग आए, गांधी और मार्क्स के विचारों की वकालत की है, जिन्होंने नारी जाति के सम्मान की बात कही है, उन्होंने गांधी जी की पोती द्वारा लिखित पुस्तक
बापू मेरी माँ की भी चर्चा की है, जिसमें पुरुषों में उपस्थित नारियों के गुण जैसे दया, क्षमा इत्यादि को बतलाया है। तो मतलब देखिए, पुरुष में भी ऐसा नहीं है कि दया नहीं होता है, क्षमा नहीं होता है। और ये मेनली क्या है, ये स्त्री का गुण है। और स्त्री के गुण अब पुरुष में किसी में आया, कोई दया, क्षमा, अच्छा खासा उसमें ऐसा है, उसका भाव ऐसा है, तो वो उसका मतलब क्या है ना कि उसके कोई भी मर्यादा में कमी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज दिनकर जी बहुत अच्छे से व्यक्त की हैं, जो इनका कल्पित रूप है ना अर्धनारीश्वर का, और जो इनका भाव था, जो ये बतलाना चाहते हैं, अर्धनारीश्वर के माध्यम से एक बेहतरीन ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है। और कह सकते हैं शायद इसी के लिए ना, मतलब अपना रामधारी सिंह दिनकर जी सिर्फ रामधारी सिंह दिनकर नहीं रहे, बल्कि वो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और इस बात पे हम लोग को गर्व है कि वो अपने बिहार से हैं और इस मिट्टी से हैं। और आप लोग भी बताइए कि कितने लोग मतलब प्रॉपर सिमरिया से हैं या फिर बेगूसराय से हैं, और हैं तो सब लोग अपने एक ही जगह से, बिहार के ही हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा यहाँ पे ये रामधारी सिंह दिनकर जी का अर्धनारीश्वर यहाँ पे पार्ट, और मजा आया होगा। ऐसा है ना कि जो जिंदगी दो पार्ट में बटी है, इसको यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी मतलब बहुत अच्छे से व्यक्त किए हैं कि किस प्रकार नारी और नर में अभी भेदभाव वगैरह है, और उस चीज़ को मतलब एक तरीके से बहुत अच्छे से मार्मिकता के साथ यहाँ पे उन्होंने दर्शाया है। तो मज़ा आया होगा। अगर उम्मीद करते हैं आपको अगर पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, और साथ ही साथ नीचे कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा कि आपको कैसा लगा, समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। निश्चित रूप से आप बताइएगा कैसा आपको लगा। हम वेट करेंगे आपका कमेंट का, देखेंगे सारे लोगों का क्या क्या आपका विचार है, क्या आप सोचते हैं इस चैप्टर के बारे में, और आपको क्या लगता है और क्या अंतर है, या फिर क्या एक है जो नर में भी है और नारी में भी है, एक गुण ऐसा, तो वो भी आप अगर अच्छे से बता सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, ताकि सारे लोग अच्छे से इसको देख सके और सीख सके, ठीक है। समरी जितना भी हम आपको बताए हैं सबको आप प्रॉपरली कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। छोटा सा ही क्लास रहा, और हम लोग फिर अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।